गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स के विषय में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र में मनुष्य की आवश्यकताएं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए विभिन्न प्रयत्नों, कार्यों अथवा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मनुष्य की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम हर संभव किस प्रकार प्रयास कर सकते हैं, इन सभी बातों का हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। समय समय पर भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं दी गई हैं। उनमें से कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्नवत हैं। नंबर फर्स्ट, धन का शास्त्र, साइंस ऑफ वेल्थ। प्राचीन अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। अर्थात एडम स्मिथ के अनुसार धन को एक प्रमुख स्थान दिया गया है और मनुष्य को गौण स्थान दिया गया है। अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ को ही माना जाता है। इनकी एक प्रमुख पुस्तक जो राष्ट्रों की संपत्ति के स्वभाव और कारणों की खोज है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। धन के शास्त्र के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज से संबंधित है। प्रोफेसर जेबीसी के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। प्रोफेसर वाकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। इस प्रकार धन की परिभाषाओं की व्याख्या भी अब हम बताते हैं। एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखने से यह पता चलता है कि इन विद्वानों ने धन को बहुत अधिक महत्व दिया है और मनुष्य को नहीं। इनके अनुसार धन एक प्रमुख स्थान है और मनुष्य का स्थान गौण है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने धन परिभाषाओं की आलोचनाएं भी की हैं, जो कि निम्न हैं। नंबर फर्स्ट, धन को मनुष्य से अधिक महत्व देना। अर्थात इन्होंने धन को प्रमुख स्थान दिया है और मनुष्य को कम। इस प्रकार यूरोप के पूंजीपतियों ने धन को अत्यधिक महत्व देते हुए धन कमाने के लिए उचित या अनुचित सभी तरीके अपनाए, जैसे कम मजदूरी देना, श्रमिकों से लंबे समय तक कार्य करवाना। इससे मजदूरों का सुख चैन छिन गया और समाज में असंतोष उमड़ने लगा। नंबर नेक्स्ट, आर्थिक मनुष्य की कल्पना। इसके अंतर्गत प्रोफेसर एडम स्मिथ ने बताया है कि मनुष्य को केवल धन के बारे में ही सोचना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं भी हो, केवल उसे यही सोचना चाहिए, धन धन धन, हमें किस प्रकार धन कमाना चाहिए। लेकिन विभिन्न विद्वानों ने इस बात की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे धन के साथ साथ प्रेम, दया, भावना सभी तथ्यों को अपने अंतर्गत शामिल करना चाहिए। केवल धन से ही मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता है। नंबर नेक्स्ट, मनुष्य जीवन का उद्देश्य संकुचित होना। यदि मनुष्य केवल धन के बारे में ही सोचेगा और उसके अंतर्गत कोई भी अन्य बातें नहीं आएंगी तो वह स्वार्थी हो जाएगा, जिससे उसके जीवन का उद्देश्य भी संकुचित हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, धन जैसे अस्पष्ट अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करना। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्राचीन अर्थशास्त्री धन को कुर्सी, मकान आदि के माध्यम से भी मानते थे। उनके अनुसार धन, भौतिक और अभौतिक वस्तुएं भी धन के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इस प्रकार मनुष्य की अपेक्षा धन को प्रमुखता देने से जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, उनमें यह स्वाभाविक था कि अर्थशास्त्री दोनों की ही निंदा की जाए। प्रोफेसर कार्लाइल, विलियम मोरिस, रस्किन, चार्ल्स डिकिंस जैसे विद्वानों ने इस शास्त्र को कुबेर की विद्या, रोटी व मक्खन का विज्ञान, गणित विज्ञान आदि कहकर कड़ी आलोचना की है।
धन के शास्त्र के बाद अब हम भौतिक कल्याण का शास्त्र साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर के विषय में अध्ययन करेंगे। भौतिक कल्याण के शास्त्र के अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल का नाम सर्वोपरि है। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक उद्योग का शास्त्र इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री में अर्थशास्त्र की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है। यह इस बात का पता लगाता है कि वह मनुष्य किस प्रकार आय प्राप्त करता है और किस प्रकार उसे उपयोग में लाता है। इस प्रकार एक ओर तो यह धन का अध्ययन है और दूसरी ओर तथा अधिक महत्वपूर्ण दिशा में मनुष्य के अध्ययन का एक अंग है। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को सामाजिक उन्नति का यंत्र इंजन ऑफ सोशल बेटरमेंट भी कहा है। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत में लिखा है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार प्रोफेसर पेंसन ने भी एक अपनी बहुत छोटी सी परिभाषा दी है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। इसी प्रकार प्रोफेसर मार्शल की परिभाषाएं और प्रोफेसर पेंसन की परिभाषा भौतिक कल्याण के संबंध में बताई गई है। अब हम आगे प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर फर्स्ट, सरल एवं स्पष्ट। प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट है। इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। नंबर सेकेंड, धन के स्थान पर मनुष्य को अधिक महत्व। अन्य प्राचीन लेखकों के विपरीत मार्शल ने धन के स्थान पर मनुष्य को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने बताया है कि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय मनुष्य है और उसमें धन का स्थान गौण है। नंबर नेक्स्ट, जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना अधिकतर जीवन धन कमाने और उसके प्रयोग करने में ही व्यतीत कर देता है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन भी बताया गया है। नंबर नेक्स्ट, वास्तविक और सामाजिक और समान व्यक्ति का अध्ययन, अर्थात एकांत जीवन बिताने वाले व्यक्ति, पागल व्यक्ति, साधु संत, आर्थिक मनुष्य आदि व्यक्तियों का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है। केवल वास्तविक व्यक्ति जो दया, ममता, परोपकार वाले व्यक्तियों का ही अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, सुख के भौतिक साधनों का अध्ययन। प्रोफेसर मार्शल ने आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को अर्थशास्त्र का विषय माना है और अभौतिक साधन और अनार्थिक क्रियाओं को इसमें शामिल नहीं किया है। मार्शल ने बताया है कि अर्थशास्त्र का संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं प्रयोग से है जिनसे मनुष्य के कल्याण या सुख में वृद्धि होती है। नंबर नेक्स्ट, विज्ञान और कला दोनों के रूप में आर्थिक सिद्धांतों का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना ही विज्ञान है और मानव कल्याण को प्राप्त करना कला है। आगे हम मार्शल द्वारा दी गई कल्याण परिभाषाओं की आलोचना के बारे में अध्ययन करेंगे। मार्शल द्वारा दी गई परिभाषाओं की विभिन्न विद्वानों ने आलोचना भी की है। उनमें से प्रोफेसर रॉबिन्स की पुस्तक अर्थशास्त्र के स्वभाव और महत्व पर निबंध जो सन 1932 में प्रकाशित हुई, उसमें प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई परिभाषाओं की आलोचना की गई जो कि निम्न प्रकार है। नंबर फर्स्ट, भौतिक और अभौतिक क्रियाओं में अंतर करना कठिन। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भौतिक आवश्यकताएं जैसे मेज, कुर्सी, अन्य औजार की आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आती है, किंतु अभौतिक आवश्यकताएं जैसे गायन, देश प्रेम आदि आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं आती है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि अर्थशास्त्र में दोनों का अध्ययन आवश्यक है। नंबर नेक्स्ट, साधारण और असाधारण क्रियाओं में भेद अस्पष्ट।
प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण जीवन व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। इसका आशय यह हुआ कि मनुष्य की कुछ असाधारण जीवन व्यापार संबंधी क्रियाएं भी होती हैं। ये क्या हैं अथवा इनमें कैसे भेद किया जाएगा, इसका मार्शल ने स्वयं कोई उत्तर नहीं दिया है। अर्थशास्त्र का कल्याण अर्थात भौतिक कल्याण मनुष्य की अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि मानव कल्याण के लिए हितकर नहीं हैं, जैसे शराब का उत्पादन करना और बेचना मानव कल्याण के लिए हितकर नहीं है, किंतु अर्थशास्त्र में इनका भी अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र का उद्देश्यों से लगाव न होना। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र को कार्य के अच्छे बुरे होने का निर्णय देना होगा, जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक तटस्थ विज्ञान है जिसका अच्छे बुरे कल्याण अकल्याण से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं का भेद भी मान्य नहीं है। अर्थात जब कोई व्यक्ति मनोरंजन के लिए कोई गाना गाता है तो वह अनार्थिक क्रिया है। इसके विपरीत यदि वह पैसा कमाने के लिए गाना गाता है तो वह आर्थिक क्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान से अधिक एक मानव विज्ञान है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, अर्थात उसका क्षेत्र समाज में रहने वाले मनुष्यों के आर्थिक कार्यों तक सीमित है, किंतु प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है, अर्थात इसमें सभी व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे समाजवासी हों या एकांतवासी। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित होना। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मनुष्य की क्रियाओं को भौतिक अभौतिक कल्याण अकल्याण एवं साधारण असाधारण शब्दों को दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया है और पहले भाग का अध्ययन किया गया और दूसरे भाग का अध्ययन नहीं, जिससे अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित हो गया। धन के शास्त्र और भौतिक कल्याण के शास्त्र के बाद अब हम सीमित साधनों के शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सीमित साधनों का शास्त्र, साइंस ऑफ स्कार्सिटी। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों और वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त परिभाषा में साध्यों का आशय आवश्यकताओं से है जो कि असीमित हैं। मनुष्य की सभी आवश्यकताएं असीमित होती हैं और पूर्ति के साधन धन समय शक्ति किसी भी मनुष्य के पास सीमित हैं, इसलिए अधिक तीव्र आवश्यकता जल्दी पूरी की जाती है। अर्थात जैसे किसी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है और कपड़े की भी, तो भोजन की आवश्यकता अधिक तीव्र मानी जाएगी और कपड़े की उससे कम, इसलिए भोजन की आवश्यकताओं को हम पहले पूर्ण करेंगे। इसी कारण से चुनाव का विज्ञान दुर्लभता का विज्ञान भी कहते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषताएं। नंबर फर्स्ट, अर्थशास्त्र का व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्र। इसमें सभी प्रकार के व्यक्तियों सामाजिक एवं असामाजिक को अध्ययन का विषय बताकर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बहुत विस्तृत बना दिया है। नंबर नेक्स्ट, भौतिकता से के प्रभाव से मुक्त। इस परिभाषा ने अर्थशास्त्र को भौतिकता के प्रभाव से मुक्त कर दिया है, क्योंकि वह भौतिक और अभौतिक आवश्यकताओं में भेद नहीं करती है। नंबर नेक्स्ट, विश्लेषणात्मक अध्ययन। इसने सभी मानवीय क्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया है, किंतु ऐसा अध्ययन संपूर्ण क्रिया का नहीं होता, वरन क्रिया के एक पहलू चुनाव पहलू का होता है। नंबर नेक्स्ट, वास्तविक विज्ञान। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान माना है और आदर्शात्मक विज्ञान नहीं। नंबर नेक्स्ट, सार्वभौम का प्रयोग। इसके अंतर्गत हम प्रोफेसर रॉबिन्स ने मौद्रिक अर्थव्यवस्था पर ही नहीं वरन अदल बदल वाली अर्थव्यवस्था पर भी इनकी परिभाषा स्वीकार की गई है। जैसे पूंजीवादी देश अमेरिका और साम्यवादी देश रूस में भी प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा
स्वीकार की गई है, क्योंकि चुनाव की समस्या सभी देशों में मौजूद है। कुछ विद्वानों ने रॉबिन्स की परिभाषा की भी आलोचनाएं की हैं। प्रोफेसर डार्विन, बूटन, फ्रेजन, वेब्रिज आदि ने रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचना की है। नंबर फर्स्ट, कठिन परिभाषा। एक साधारण व्यक्ति को रॉबिन्स की परिभाषा समझने में बहुत कठिनाई होती है। नंबर नेक्स्ट, क्षेत्र को एक साथ अधिक विस्तृत और संकुचित करना। इसके अंतर्गत प्रोफेसर रॉबिन्स ने मुद्रा की भांति समय भी व्यक्ति पास सीमित बताया है। उन्होंने कहा, प्रतिदिन 24 घंटे होते हैं और प्रत्येक मनुष्य को यह निर्णय करना पड़ता है कि वह कितना समय किस कार्य में लगाए, अर्थात वह कितना कार्य काम करे और कितना कार्य आराम करे। एक विद्यार्थी भी यह निर्णय लेता है कि वह किस समय पढ़े और किस समय खेले। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का एक तरफ विस्तृत है और अधिकांश भाग उसका संकुचित भी कर दिया गया है। नेक्स्ट, सीमित और वैकल्पिक शब्दों का अनावश्यक प्रयोग। साधन सदा सीमित होते हैं और इनका वैकल्पिक प्रयोग भी होता है। जब ये गुण प्रत्येक साधन में स्वाभाविक रूप से हैं, तब परिभाषा में इनका प्रयोग करना अनावश्यक है। नेक्स्ट, साधन और साध्य में अंतर स्पष्ट नहीं, अर्थात जो एक समय साध्य है वो कुछ समय बाद साधन बन जाता है। जैसे एक विद्यार्थी बीए की डिग्री प्राप्त करता है तो वह साध्य है, और जब वह नौकरी प्राप्त करता है तो कुछ समय बाद वही उसकी डिग्री साधन बन जाती है। यह अंतर रॉबिन्स की परिभाषा में स्पष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, विषय को महत्वहीन बना देना। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र का अच्छाई बुराई से कोई संबंध नहीं बताया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र केवल एक तटस्थ है। इसका मतलब यह हुआ कि वह मानवीय कल्याण को बढ़ाने में हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो इसके अध्ययन से हमारा क्या लाभ। इस प्रकार अर्थशास्त्र को महत्वहीन बना दिया गया है। आगे हम उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर देखते हैं कि अर्थशास्त्र की क्या उचित परिभाषा है। अब हम देखते हैं, सिद्धांत के आधार पर प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा अति श्रेष्ठ है, क्योंकि यह विश्लेषणात्मक एवं तार्किक है और अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। किंतु व्यावहारिक दृष्टि से मार्शल की परिभाषा श्रेष्ठ कही जाएगी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, भारत के लिए मार्शल की परिभाषा का विशेष महत्व है, क्योंकि हमारे देश में आर्थिक कल्याण में वृद्धि के लिए योजनाएं बनाकर कार्य किया जा रहा है। अब हम आगे अर्थशास्त्र की परिभाषा और आशय के संबंध में आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, अर्थात हम यह देखेंगे कौन कौन सी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं और कौन कौन सी अनार्थिक, क्योंकि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है और अनार्थिक क्रियाओं को नहीं। और देखें, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं जिन क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना है या जिनका द्रव्य से प्रत्यक्ष संबंध है और साथ ही जो वैधानिक भी हैं, केवल वही आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात मनुष्य जो भी धन कमाता है वह द्रव्य से प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए और वैधानिक भी होना चाहिए, वह अवैधानिक नहीं होना चाहिए। यदि वह अवैधानिक है तो वह आर्थिक क्रियाएं नहीं मानी जाएंगी। आर्थिक क्रियाओं में निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे धन की प्राप्ति से क्रियाएं और क्रिया का उद्देश्य, द्रव्य से प्रत्यक्ष संबंध और क्रिया की वैधानिकता का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अध्यापक द्वारा स्कूल में छात्रों को पढ़ाना, यह एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इसके प्रतिफल में अध्यापक को उसे उचित पारिश्रमिक प्राप्त होता है। नंबर सेकंड, कारखाने में काम करना। यदि कोई मनुष्य कारखाने में काम करता है तो उसके बदले में उसे पारिश्रमिक मिलता है, तो यह भी आर्थिक क्रिया है। अनार्थिक क्रियाएं जिन क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना नहीं है या जिनका द्रव्य से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, तथा ऐसी क्रियाएं जिनमें वैधानिकता का अभाव पाया जाता है, उन्हें अनार्थिक क्रिया कहा जाता है। जैसे माता द्वारा अपने बच्चे को दुलार करना,
नंबर सेकंड, चोरी करना, घूसखोरी आदि। इस प्रकार की सभी क्रियाएं अनैतिक क्रियाएं होती हैं। आज हम सब केवल अर्थशास्त्र की परिभाषा और क्षेत्र इसी विषय में अध्ययन किया है। जय हिंद, जय भारत।